कदम रख दे। और मैंने भी उसकी लाश के टोटे कुत्तों को न खिलाए तो मेरा नाम भी यरसाम नहीं है। मुझे एक मौका और दे दें, वो खुद आके आपसे माफी मांगेगा, हाथ बन के। I just can't understand कि तुम्हें आखिर ये हातम ताई बनने और खुदाई फौजदार बनने की जरूरत क्या है? अगर सीधी सी बात है, वो एक मजबूर औरत है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो है भी औरत। तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, बाकी उनका काम है। मैं क्या करूँ, मेरी आदत ही ऐसी है। It will be criminal on my part if I don't do anything when I can do something. तुम्हारा दिल सोने का है। शुक्र है तुमने पत्थर का नहीं कह दिया। पर इस वक्त में मुझे पारस पत्थर कहना चाहिए था। उसको छूते ही हर चीज सोने की बन जाती है। ओके ओके, डोंट पुल मी इन द थॉर्न्स। वैसे जिशान, तुम्हारे ये मिस शुगुफ्ता के चक्कर में मैं भूल ही गई कि आई वाज वेरी हंग्री और मैंने लंच नहीं किया। सो सॉरी। वैसे तुम ये मुझे बताओ, तुम्हारी मिस शुगुफ्ता से तुम्हारी क्या मुराद है? जोकिंग। चलो चलो, मेरी मिस शुगुफ्ता। नाउ कैन वी ऑर्डर समथिंग प्लीज? आई एम हंग्री। ओके ओके, एक्सक्यूज मी। जी जी, आपकी आवाज तो मुझे साफ सुनाई दे रही है जी। जी हाँ जी जी, चॉइस साहब हैं जी। क्या इसमें ग्राम में बताऊं जी आपका? सरकार बोल रहे हैं? माफी चाहता हूँ सरकार। जी जी, दे रहा हूँ जी। छोटे चॉइस साहब दुबई से बात कर रहे हैं जी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। तो क्या हाल है भाई? किधर है तू? एक हफ्ते से तेरा टेलीफोन ही नहीं आया। जी वो कुछ कारोबारी मसले रहे और फिर स्वेला भी आई हुई है। अच्छा, स्वेला आई हुई है। वो पढ़ाई शढ़ाई खत्म हो गई उसकी? कहाँ जी, अभी 2 सेमेस्टर बाकी हैं, 3 हफ्ते की छुट्टी पर आई है। ओए, उसको कहो कितना अरसा हो गया इधर शक्ल ही दिखाई हमें। अच्छा नहीं, मेरी उससे बात करा, मैं खुद उसको कहता हूँ। जी मैं बात करवाता हूँ। स्वेला बेटे, स्वेला, आपकी तबीयत कैसी है भाईजान? अब वो दवाइयाँ मिल गई थी आपको? वो मेरी तबीयत यार ठीक है, अब पहले से बेहतर है। वो डॉक्टर ने कुछ और दवाइयाँ शुवाइयाँ लिख के दी हैं भाई, वो यहाँ ना मिली तो फिर तुझे ही तरद्दुद करना पड़ेगा। कमाल करते हैं आप, तरद्दुद कैसा? अव्वल तो हर चीज यहाँ मिल जाती है और अगर ना भी मिले तो 24 घंटे के अंदर अंदर दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी चीज मंगवाई जा सकती है। ठीक है, और तू सुना, तेरा काम शाम ठीक जा रहा है? जी ठीक ठाक है। एक दोस्त सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है मैंने। बहुत ताल्लुकात हैं उसके, बहुत काम का आदमी है। आप मिल चुके हैं उससे? ओए हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उसको, जो हमारे सियासतदानों की ब्लैक मनी बाहर शिफ्ट कराता है और उनके कारोबारों की देखभाल करता है। लेकिन मेरा एक मशवरा है इकराम, उसको ज्यादा करीब ना आने देना। ऐसे लोगों की आंख में एक खास तरह का बाल होता है, ये किसी से भी दगाबाजी कर सकते हैं। जी जी मुझे पता है। लीजिए स्वेला आ गई, बात कीजिए। बेटा ताया अब्बा का। हेलो बड़े अब्बा, कैसे हैं आप? हेलो। और स्वेला, मैं ठीक हूँ लेकिन मैं तुझसे बड़ा नाराज हूँ। क्यों क्यों क्यों? और तुझे पता है कितना अरसा हो गया तेरी शक्ल नहीं देखी मैंने। सॉरी बड़े अब्बा, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। आप पापा से पूछ ले, मैंने एयरपोर्ट पर इस दफा उतरते ही उनको कहा था कि चाहे 2 दिन के लिए हो मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगी। अच्छा, और तो फिर कब आ रही है? जुमे तक मैं यहाँ पे मसरूफ हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हफ्ते को फ्लाइट लेकर आ जाऊंगी, लेकिन अभी फ्लाइट कंफर्म नहीं है मेरी। अच्छा, तो इसका मतलब है पुत्र है मैं सुरख कलीन बिछाने का बंदोबस्त शुरू कर दूं है? बड़े अब्बा, आपका वो घोड़ा कैसा है ब्राउन वाला, जिसे राइडिंग करते हुए मैं गिर गई थी? शहबाज नाम था ना उसका? हाँ। और बड़ी तैयारियों में है अब, लेकिन शुद्ध हो गया अब। हाँ, वो असली शहबाज भी बैठा हुआ है मेरे पास ही, उससे भी हेलो हेलो कर लो। लो मैं फोन देता हूँ उसको। जी हेलो।
कैसे हैं आप शहबाज भाई? हाँ मैं ठीक हूँ। वहाँ सबको मेरा सलाम कहना। ये लो अब्बा जान से बात करो। विश्वास वहां तो मैंने मुबारक की वजह से और मुलाजमों की वजह से बात नहीं की तुझसे। ये क्या तरीका है भाई? वो कम से कम तुझे उससे बात तो करनी चाहिए। बात ही तो की है मैंने उससे। हाल चाल पूछना तो वो मैंने पूछ लिया, और क्या करता मैं। ओहो, सुहेला जो है वो बड़ी अकल वाली और समझ वाली बच्ची है, और तलीम ने तो उसकी सलाहियतों को और भी चमका दिया है। तेरा क्या ख्याल है कि उसने महसूस नहीं किया होगा कि? ओहो अब्बा जान, मैं आपसे पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। आप खामखा मुझे मजबूर कर रहे हैं इस बात पर। ओए ओए मेरी बात जी शहबाज, मुझे ये बता कि उसमें खराबी क्या है? मैंने कब कहा है कि उसमें कोई खराबी है? बस मेरी सोच नहीं मिलती है उससे। और वैसे भी मैंने शादी करके बीवी को घर में रखना है, किसी हेडमास्टर को घर में नहीं लाना। हेडमास्टर? ओए शादी के बाद सब ठीक हो जाया करता है। ये तलीम और डिग्रियों का फर्क जो होता है ना, ये सिर्फ कागजों की हद तक होता है। और तू खामखा ऐसे ही यार एहसास कमतरी का शिकार हो। एहसास कमतरी मुझे किस बात पर होनी है? वो क्या समझती है अपने आप को? वो आराम से पुत्र, आराम से। जोश से मसले हल नहीं होते, बंदे को होश से काम लेना चाहिए। तुझे अच्छा भला पता है कि अब वो पहले जैसे हालात नहीं रह गए, और ऐसे हालात में अगर हम जमा होने की बजाय तफरीक होते रहे तो हमारी ताकत और भी कम हो जाएगी। तेरी और उसकी शादी इसलिए भी जरूरी है शहबाज चौधरी कि इस तरह हमारी जायदाद और जमीन जो है वो तकसीम नहीं होगी। बाजान ये सब पुरानी बातें, मर्ज कहीं और पर है और आप दवा कहीं और ढूंढ रहे हैं। अगर आपने रोकना ही है ना, तो दुबई वाले उस दानेवाल को रोके जो हमारे मजारों को बुला बुलाकर उनकी आंखों पे चढ़बियां चढ़ा रहा है। असल मसला वो है, ये नहीं है। देखो फैयाज में आएंगे, ये जो दुबई में मैंने एक छोटा सा शादाब नगर बनाया है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चौधरियों की तरह तुम लोगों पर हुकूमत करना चाहता हूँ या तुम लोगों को अपनी रियाया बनाकर रखना चाहता हूँ। मेरी सारी कोशिश और तगदों का मकसद सिर्फ इतना है कि जिस जमीन से मैंने जन्म लिया, जिसकी फिजाओं में मैं जवान हुआ, मेरा बचपन गुजरा, जिन लोगों के हाथों में मैं पलकर बड़ा हुआ, उनकी और उनकी औलादों की अगर मुझसे कोई खिदमत हो सके तो मैं करूं। आपके तो हम पर इतने एहसानात हैं जनाब कि हमारी नस्लें भी आपकी शुक्रगुजार रहेंगी। शुक्र सिर्फ अल्लाह का वाजिब है, ये सिर्फ उसका कर्म है। माना मैं क्या था, बल्कि क्या हूं। मैं आपसे वादा करता हूँ तानिया साहब कि आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो आदमी सेठ जब्बार। जो हो गया सो हो गया, तो भूल जाओ, आगे ही सोचो। वो लोग घटिया भी हैं और खतरनाक भी हैं। आपको इल्म नहीं है कि वो किस तरीके से वहां काम करने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके कागजात जब्त कर लेते हैं और उसके बलबूते पर उनको बुरे बुरे कामों पर मजबूर करते हैं। नहीं सर, ये बात नहीं है। वो लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से वहां आती हैं, उन्हें सब पता होता है। और बल्कि सर, वो आती इस घर से, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहां काम करने वाली लड़कियां जब्बार और उसके आदमी से खुशामदें कर रही होती हैं अगले दौरे की। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती मिस्टर फैयाज। मैं जाती तौर पर एक ऐसी लड़की को जानता हूं जिसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी है और बहुत जल्द तुम देखोगे कि बहरहाल मैं चाहता हूं कि जल्द अज जल्द हमारी बिल्डिंग से उन्हें निकाल दिया जाए ताकि उस कीचड़ के उड़ने वाले छींटे हमारे कपड़ों को खराब ना करें। ओके? गुड, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। ठीक है सर, मैं सिंधु साहब से बात करके आपको रिपोर्ट बैक करूँ। ये सिद्धू साहब अपने? हाँ, अपने सिंधु साहब, वाह, सिंधु साहब जो है वो हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी हैं और प्रॉपर्टी वगैरह की सारी डील्स भी वही बनाते हैं। जीशान, आप रात क्या करो बेटा? मैं मतलब अगर फारिग हो तो कल उन्हें बुलवा लेते हैं
इकट्ठे खाना भी खा लेंगे, तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। हैं? डैडी कल का ना रखें, परसों का रख लें, क्योंकि कल मैं वही सेठ जब्बार वाले मामले में बड़ा बिजी हूँ। कौन सा वॉशिंग? सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है, कुछ ना कुछ होने वाला है। फिलहाल तो तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। खाते हुए नजर नहीं लगाते, खुराक की तासीर जाती रहती है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे मैदे में फिट है। शुक्र करो कि मेरा दिमाग मेरे मैदे में फिट है, मेरा मैदा मेरे दिमाग में फिट नहीं है। बड़ी खौफनाक बात है यार, उधर पाकिस्तान में 100 में से 90 आदमियों के जो मैदे हैं वो दिमाग में फिट है। वो हर वक्त रोटी की फिक्र लगी रहती है। उस मुल्क ने क्या तरक्की करनी है, उस मुल्क का बस अल्लाह नबी वाला। कभी कभी तुम बड़ी गहरी बात कर रहे हो। वाकई मुफलिस जी की भूख बहुत खौफनाक होती है। मैंने अफ्रीका के बारे में कुछ टीवी रिपोर्ट्स देखी हैं। भूख और कहत से बच्चों के पेट फूल जाते हैं, उनकी टांगे पतली हो जाती हैं। तौबा तौबा तौबा, उनकी आंखों में आप देख नहीं सकते। भूखों को देखने और भूख को सहने में बड़ा फर्क होता है जीशान साहब। मैंने हजरत अली का एक कॉल पढ़ा है कि वो आदमी बड़ा बदनसीब होता है जो कल की भूख से डरकर आज फाका करे। तुम भी कमाल चीजें पढ़ते हो, अल्लाह नबी वारिसिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये गरीब लोग होते तो बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन जब इनके सामने खाना आता है तो इतना खाते हैं कि खाते ही चले जाते हैं। आखिर मैदे की भी कोई लिमिट होती है यार। वो इसलिए इस तरह खाते हैं कि उनकी गुजरी हुई कल में भूख के तजर्बे और आने वाली कल में भूख के अंदेशे छुपे होते हैं। ये बात भी है, पता नहीं कहाँ रह गई है। हाँ ठीक है ना यार, ठीक है। अच्छा सुनो, जैसे वो वहां से निकले मुझे दोबारा फोन करो। ओके, तुम्हारा काम ठीक है भाई? जी बिल्कुल ठीक है। देखो तस्वीर और आवाज दोनों एक बंद होनी चाहिए। आपको पहले कभी शिकायत का मौका मिला? ओके ठीक है। अब तुम्हारा काम है, एक तो तुमने उसे यहाँ का एड्रेस समझाना है और दूसरे तुमने उसको इस बात पे मजबूर करना है कि वो जो दूसरा आदमी है, क्या नाम है उसका? बिल्ला। बिल्ला, बिल्ले को छोड़कर अकेला ही आना है। तो फिक्र ही मत करो, मैं आवाज में ऐसा दर्द भरूंगी कि कच्चे धागे से खींचे चले आएंगे सरकार। बस तुम्हें अपना वादा याद है ना? हाँ याद है, पहले ये काम तो कर दो ना तुम। तो समझो तुम्हारा काम भी हो गया। बात करो। हेलो 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 हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा बकवास मत करो। हेलो हेलो हेलो, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। हेलो बैटरी डाउन हो गई। ये भी अजीब जादू का चरखा बनाया अंग्रेज ने, इंसान को बाथरूम में भी चैन नहीं रहने देता, वहां भी अजीब अजीब आवाजें निकालता है। जैसे तुम तो सोचने समझने का काम वहीं करते हो ना। अल्लाह नबी वारिस, हम कहीं तो काम करते हैं, तुम तो हर जगह वेले ही फिरते रहते हो। अच्छा ये बताओ अब क्या किया जाए? 1 घंटा तो हो गया। मुमकिन है ये उसी का फोन हो सकता है, शोर बहुत था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे किसी औरत की आवाज। तुम्हारी उस जहाज वाली स्वेला का भी हो सकता है। कैसे कैसे नाम रख लेती हैं आजकल की ये लड़की। या नाम बच्चे नहीं रखते, बड़े रखते हैं। वैसे स्वेला का मतलब क्या होता है? मैंने नहीं पूछा। ऐसा ना करें, उनको होटल के फोन पर रिंग करके पता कर लेते हैं, सुबह भी निकल जाए। यार शगुफ्ता से कहाँ बात करो? होटल पे और कहाँ? यार शायद तुम्हें याद नहीं है, उसने सख्ती से मना किया हुआ है होटल के नंबर पर फोन करने के लिए। हाँ फिर क्या करें? अल्लाह नबी वारिस, हम तुम्हारे काम आएंगे। हम किस लिए हैं? हम कोई चक्कर चलाएंगे।
फरमाते तो आप जैसे लोग हैं जी, हम तो अर्ज ही कर सकते हैं जी। बिलाल कश्मीरी और बिल्ला कश्मीरी कैपिस्ट। मगर मुझे तो कहा था कि दर्जी कपड़े लेकर आए। वो अब आप तक पहुंचने के लिए कोई ढोंग कर जाना ही है ना, तो दर्जी मुझे जरा ज्यादा नजदीक पड़ रहा था, क्योंकि दर्जियों का मकाम घरों में रिश्तेदारों से ज्यादा होता है। कोई यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो। ओह देखो शगुफ्ता बीबी, मैं जरा मुंह फट आदमी हूँ। तुम क्लब में भांत भांत के लोगों के सामने गाती हो, तरह तरह के लोगों को मिलती हो, मैं तो फिर तुम्हारा दर्जी हूँ, कपड़े लेके आया हूँ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। शक्ल से मैं जितना शरीफ नजर आता हूँ उतना हूँ नहीं। तुम ये बताओ कि कल तुम आई क्यों नहीं? हम 10 बजे तक वहाँ तुम्हारा इंतजार करते रहे। हाँ, वो प्रॉब्लम हो गई। ठीक, मैंने फोन तो किया था जिशान के मोबाइल पे, मगर खराब पड़ा था। क्या प्रॉब्लम होगी? जब बाद में अचानक प्रोग्राम रख दिया और वहाँ जाना पड़ा। हाँ, तो आप कोई बहाना भी कर सकती। पेट का दर्द या सर का दर्द नजर तो नहीं आता? मैंने आपसे कहा ना, बहुत जालिम लोग हैं। मरते आदमी को भी नहीं बचते ये लोग। आप क्या प्रॉब्लम है? मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, अगर आप कहो तो मैं भी आपको जिशान के पास छोड़ दूंगा। इस वक्त? क्यों इस वक्त क्या है? फर्ज करो कि तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं सिले, तुमने नाप दोबारा देना है। नहीं, आप नहीं समझ रहे मेरी बात। यहाँ बहुत से लोग ऐसे जो मुझ पे नजर रखे हुए हैं, मेरी निगरानी कर रहे हैं। उनकी आंखों में पड़ेंगे कुकरे, तुम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच सकती। अगर तुम्हारा यहाँ से निकलना मुश्किल है तो मुझे बता दो कि जिशान को क्या पैगाम देना है। वैसे वो तुम्हारे काम में नहीं लगा हुआ। आप लोग कितने अच्छे हैं, एक अजनबी की खातिर इतना सब कुछ कर रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। ये रस्मी जुमले छोड़ो, असल बात पे आओ। वो क्या? वो हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर जोर पड़ा है, कार्रवाई भी शुरू हुई है। काफी अपसेट नजर आ रहे हैं वो लोग। अल्लाह नबी वारिस, अभी तो उन्होंने अंदर भी होना है। आप जिशान से कहिएगा कि मैं उन्हें फोन करूंगी। ऐसी कौन सी खुफिया बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। आप तो मेरे मोहसिन हैं। ठीक है। कब फोन कर रही हो तुम जीशान को? हेलो। वो कौन कैसे तरक्की करेगी जिसके जवान सुबह 11 बजे तक सोते रहते हैं? Will you believe me, मैं ख्वाब में तुम्हें ही देख रहा था। अच्छा, मैंने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे? तुम्हारे चेहरे से नजर हटती तो मैं कपड़ों को देखता ना। डायलॉग्स बहुत आ गए। अगर आप कहें तो मैं यही बात शेर में अर्ज करूं। जी इरशाद। तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर। तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग। एक नंबर के झूठे होते हैं ये शायर लोग। वो कैसे? वो ऐसे के बस होते हैं ना। अच्छा ये बताओ कि ख्वाबों में कुछ सच्चाई भी होती है या? ये तो ख्वाब पे डिपेंड करता है। ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं ना। हाँ, लेकिन कुछ ख्वाब सुहाने होते हैं और कुछ नाइटमेयर। नहीं, मैं सुहाने ख्वाबों की बात कर रहा था। इसका जवाब मैं वापस आकर दूंगी। वापसी पर? क्या मतलब, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, पाकिस्तान जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। फिर तुमने तो जिक्र ही नहीं किया। तुमने पूछा ही नहीं। अरे बाबा, मैं कैसे पूछता हूँ, मुझे कोई इल्हाम थोड़ी होना था। अरे बाबा, जिन्हें परवाह होती है ना, इन्हें इल्हाम भी हो जाता है। एनीहाउ, मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरी फ्लाइट 2 बजे है। अच्छा तो ये बताओ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आऊँ? नहीं, मैं तुम्हें अपनी वापसी की इत्तला फोन कर दूंगी। बेशक लेने आ जाना। मैं तुम्हें सामने देखना चाहती हूँ, मुड़कर नहीं।
जी सर। इस पार्टी को सिद्धू साहब जानते हैं? पार्टी के बारे में तो मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकता था, लेकिन बीच के आदमी को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे मैं सिद्धू साहब से बात करवाओ। वो तो सर अब 1 हफ्ते के बाद आएंगे। अमेरिका गए हैं अपनी बेटी के पास, उसका कन्वोकेशन है ना सर परसों। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे सैयदी ये बेट बुरी नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है सर, इतना रेट नहीं है वहां पर। सोच रहा हूँ कि इस तरह से ये शेख जब्बार वाला किस्सा भी खत्म हो सकता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसी। मेरा मतलब है कि जब हमारा होटल से वास्ता और ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा तो हाँ अच्छा ठीक है, भेज दो उन्हें अंदर। अच्छा फयाज आप एक काम करें। जी सर। आप यहीं रहिएगा, मैं इस मीटिंग के बाद ना आपसे कुछ डिस्कस करता हूँ, ठीक है? राइट सर। सरफराज कहते हैं मेरे बहुत से अहबाब आपको जानते हैं, मिल चुके हैं, लेकिन इत्तेफाक है आज हमारी पहली मुलाकात। बस इत्तेफाक है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। वो तो मैं रखूंगा ही। आप ये बताइए कि आप तक हमारी प्रपोजल है जी पहुंच गई या नहीं? दरअसल सिंधु साहब इसमें बहुत जल्दी में थे, उनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। उन्होंने मुझसे वादा किया था वो कागजात आप तक पहुंचा देंगे। तो उन्होंने बिल्कुल सही वादा किया था, इसलिए कि कागजात मुझ तक पहुंच भी चुके हैं और अभी आपके आने से पहले मैंने देख लिया। फिर ये क्या है, बात करेंगे इस पे। पहले आप ये बताइए कि आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? बुजुर्ग कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। यहाँ के लोग गावे की शौकीन है तो गहवा ही पिलवा दें। नहीं वो तो खैर स्टार्टर के तौर पर होता है। लीजिए, वो भी आ गया। इस गहवे ने मुझे बड़ा तंग किया था। जब मैं शुरू यहाँ आया था, कोई 28 बरस पहले की बात है। तो 28 बरस? इसका मतलब ये नहीं आप मुझसे भी सीनियर हैं। ऐसी बात है कि इस तमाम दौरान आपकी मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि 22 बरस तो मुझे भी हो चुके हैं। और सरफराज साहब उस वक्त तो यहाँ लोग भी बहुत कम थे। दरअसल शुरू में मैं ज़्यादातर अबू धाबी और अलैन में रहा हूँ। शुरू में इस गावे ने मुझे बड़ा तंग किया था। एक तो उसका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ था, और दूसरे फिर इसरार ये होता था कि हर 2 मिनट बाद वो प्याली भर दिया करती थी और पीनी पड़ती थी। और जब तक आप यूं करके इशारा ना करें बस का, वो सिलसिला जारी रहता है सर्विस का। हमारे एक दोस्त बड़े परेशान हो गए थे। उन्होंने जब वेटर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो भरी हुई प्याली अपने ऊपर यूं करके गिरा ली, पूरा कान के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, आप एक नजर देख लीजिएगा भाई। मैं इनको आराम से देख। आराम तो एक लफ्ज नहीं नानियाल साहब, इल्यूजन है जो इंसान का जिंदगी के आखिर तक पीछे नहीं छोड़ता। बहरहाल आप कहते हैं तो मैं कल सुबह 10 बजे आ जाऊंगा, जब तक आप उसको देख लीजिएगा। वो तो ठीक है, लेकिन जल्दी किस बात की है? मेरा मतलब है कि मैं प्रैक्टिकल और जरूर की बात नहीं, फैसले और अमल के दरमियान वक्त का फायदा। जो काम करना है सो करना है। So why not now? हाँ जी, जी हाँ। बस बढ़िया बाबा, और बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मैं जब से आई हूँ आप मुझे ठुसाते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टमक के कोई गोदाम नहीं है। इधर आ, इधर आ, मेरे पास आके बैठ। एक तो ये स्लिम होने का बड़ा रिवाज हो गया आजकल की लड़कियों में, है ना? नहीं बड़े अब्बा, मुझे इस किस्म का कोई शौक नहीं। मैं तो इतना खाती हूँ कि कह तो सकती। हाँ, ये तुम्हारी पढ़ाई तो शैतान की आंधी हो गई। ओए फंस भी कर जाओ। बस बड़े अब्बा, तकरीबन खत्म ही हो गई है। बाय द वे, आपको पता है मैं साउथ ईस्ट एशिया में अपनी फील्ड में पहली फीमेल स्पेशलिस्ट होंगी। चलो, तुम्हारा शौक था, तुमने पूरा कर लिया, लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। वो कैसे? वो इसलिए पुत्र कि हमारे खानदान में औरतों के काम करने का कोई तसव्वुर नहीं है। बड़े अब्बा, मुझे कौन सा जॉब करनी है, और अपना बिजनेस तो अपना ही होता है ना। ओए ये मर्द किस लिए है, बिजनेस उनको करने दो।
माफ कीजिएगा बड़े अब्बा, मैं इस सब सीन को बिल्कुल नहीं मानती। जब मैं काम कर सकती हूँ तो फिर क्यों ना करूँ। अच्छा वो शबाज के सामने इस तरह की बात ना करना, वो जरा। क्यों? बट व्हाई नॉट? दैट्स हाउ आई फील एंड थिंक। हाँ भैया चौधरी शबाज, ओए हम तेरी बातें कर रहे थे। कैसी हो सुबेला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बड़े अब्बा ये कुछ हेवी हेवी से नहीं लग रहे? वो चौधरी बख्श खान आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम सलाम। और कौन कौन आया था? जी सभी थे, पूरा प्रेस ने कवर किया है। खबर जो है वो सुबह के अखबार में छप जाएगी और बाकी की डिटेल जो है वो अगले पॉलिटिकल एडिशन में छप जाएगी। ये क्या मामला है? हाँ वो चौधरी शबाज ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है ना, आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन अंकल बख्श खान, उनकी तो दूसरी पार्टी नहीं है? हाँ हाँ वही पार्टी ज्वाइन कराई ना इसको, और जरा दोनों तरफ पकड़ रहनी चाहिए। लेकिन ये मर्दों की बातें उन्हीं तक रहने। क्यों, औरतों का वोट नहीं होता क्या? वैसे मैं तो उसके भी खिलाफ हूं। पुत्र इसकी बातों का बुरा न मानना, ये मुझे लगता है अपने दादाजी पे गया है। बड़ी पुरानी रूह है इसके अंदर। पुरानी रूह हो या पुराना फर्नीचर, वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। क्यों, किधर जा रही हो? फातिमा। वो तो जाने की क्या जरूरत है, मैं बंदा भेज के मुबारक अली को पैगाम देता हूँ तो फातिमा यहीं आ जाएगी। नहीं बड़े अब्बा, बचपन की सहेली है, मिलने जाऊंगी तो खुश होगी। छोटी बीवी, आपने खामखा इतनी तकलीफ की। भाई आप ऐसा करती कि फातिमा बेटी को वहीं बुलवा लेती। नहीं अंकल, ऐसी क्या बात? फातिमा बेटी, फातिमा बेटी, देखो तो कौन आया है। वाह जी वाह, ये चांद किधर से निकल आया है? कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अचानक? मैं बस कल रात को आई हूँ और ये लो ये कपड़े तुम्हारे लिए। वाह, आपने सोचा कि तकल्लुफ वाली जगह खाली आज जाना मुनासिब नहीं है ना? नहीं आए ना, आए छोटी बीबी, बैठे ना, बैठो बैठो। छोटी बीबी, वाकई आपने बहुत तकल्लुफ किया। क्या इतनी मोहब्बत कम है कि आप अपनी हवेली से चलकर इस कुटिया तक पहुंच जाते हैं? अंकल प्लीज, ये जो हवेली और कुटिया वाली ऊंच नीच है ना, इसकी मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। खुदा ने सबको बराबर पैदा किया है। और दूसरी बात यह है कि फातिमा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अफसोस इस बात का अंकल कि आपने फातिमा जैसी ज़हीन लड़की को आगे पढ़ने नहीं दिया, और मैं इस बात से आपसे बहुत नाराज। क्या करें बेटे, हमारे यहाँ तो इस बात का रिवाज ही नहीं है। ओ अंकल, की रिवाज क्या होता है? अब देखिए मैं भी तो पढ़ रही हूँ ना। आप बड़े लोग हैं, हाकिम लोग हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हम तो अपनी बेटी को पढ़ा भी लें तो फिर ये सोचते हैं कि इसकी शादी कैसे करेंगे। भाई लड़का भी बराबर का होना चाहिए ना, कोई एक मुसीबत है। ये सारे मसाइल बिल्कुल ठीक है अंकल, लेकिन ये सब हल करने से हल होंगे ना, खुद ब खुद तो कुछ नहीं होगा। क्यों फातिमा? और क्या, मैंने तो इतने तरले मिलते किए अब्बा जी के कि चले एफए कर लेने दे, मगर ये तो चली है। जहाँ इसके रिश्ते की बात हो रही है वो लड़का मैट्रिक पास है। अब तुम ही बताओ कि अच्छा कब कर रहे हैं शादी? क्या करता है लड़का? भाई बीजी करता है। वो लोग तो मुझे जल्दी डाल रहे हैं, लेकिन ढील मेरी तरफ से है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें अंकल, मुझे बताइए क्या करना है। अरे नहीं बेटी, अल्लाह का फजल है मुझ पर, इसका सारा जहेज तैयार है। बस यही सोचता हूँ कि अगर ये भी चली गई तो ये दीवारें मुझे खा जाएंगी। अगर अल्लाह मियाँ मुझे एक लड़का दे देता तो उसके खजाने में कौन सी कमी आ जाती। मैं हूँ ना आपका बेटा। हाँ बेटे, जीती रहो। अब बेटे, इनको कोई लस्सी पानी पूछोगी या नहीं? अगर चूंटी के घर नारायण आ ही गया है तो प्लीज अंकल आप ऐसी बातें मत करें, ये मेरा अपना घर है। मुझे किसी चीज की जरूरत भी ना तो मांगूंगी नहीं, खुद उठ कर ले लूंगी। क्यों फातिमा, ठीक कह रही हो ना? हाँ ये मंगते हमारे दस्तरखानों के बचे हुए लुकमे खाने वाले,
है हमारे टुकड़ों पर पलने वाले हरामखोर। आज इन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया, वो कल को ये हमारी जदादों की भी बोलियां देने लग जाएंगे। और मैं कहता हूं अकबर खान, इनको यही काबू कर लो, गर्दन मरोड़ दो इनकी। हाँ हाँ, बात हुई है मेरी उनसे, सबसे बात हुई है, लेकिन तुम्हें पता है ना ये सरकारी मुलाजिम ये पैदल कॉक की तरह होते हैं, और जिधर हवा का रुख हो उधर इनका मुंह हो जाता है। हाँ हाँ, तो सोचो इस बात पे, ना फिक्र ना करो, मैं जो भी कदम उठाऊंगा सोच समझ के उठाऊंगा। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, फिर शाम को बात कर ले। और किधर थे तुम भाई? जी वो दरअसल शहर से फोन आ गया था, पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग थी। अच्छा, कैसी रही मीटिंग फिर, क्या फैसले हुए? बस जी कोई खास नहीं, वो लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम तो बना है लेकिन फाइनल नहीं हुआ कि कब होगी। तुम्हें एक खबर सुनाऊं, तुम्हारी पार्टी का नायब सदर टूटने वाला है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये इम्पॉसिबल है। इस सियासत में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता पुत्र। अगले 48 घंटों में तुम अपनी आंखों से देख लेना, सारे मामला तय हो चुके हैं। मगर अब्बाजान वो तो बड़ा पुराना पक्का आदमी है। जब FIA वाले और पुलिस वाले दीवार की तरह मुंह करके खड़ा कर देते हैं ना, और सारे किए हुए कपड़ों के रिकॉर्ड भी सामने रख देते हैं तो बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं। और ये शहर वाले तो वैसे भी रूह के खैरे होते हैं। अगर ऐसा हो गया ना अब्बाजान, तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया होगा। ये अहमदीन के ट्रैक्टर का क्या चक्कर है? कोई मुझे बता रहा था कि वो हाँ, उसी के बारे में बात करने के लिए तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये तुम मोबाइल साथ क्यों नहीं रखते? वो जी साथ ही था, मगर वो और ये मुंशी मुझे बता रहा था कि कोई औरत वो तुम्हारे फोन पे हेलो हेलो कर रही थी। वो हाँ जी, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है ना फारूक शेर, उसकी वाइफ ने उठाया होगा। उसका और मेरा मोबाइल बिल्कुल एक जैसा है, वो गलती से उसने मेरा मोबाइल उठा लिया। मैं रात उसी की तरफ था ना। चलो ठीक है, वो अहमदीन के टब्बर ने रल मिल के ट्रैक्टर खरीदा है 3.5 लाख का। ये इतने पैसे कहाँ से आए उन लोगों के पास? 15 रुपए का दिरहम है, और उनके 14-15 लड़के वहां दुबई में काम करते हैं। ओह अब्बा जान, जमीन ही कितनी है उनके पास? 2-2, 4-4 किले तो है। 10-15 दिन में लड़ झगड़ कर वक्फ हो जाए। और नहीं पुत्र, अब ये इतना आसान नहीं रह गया, बड़े खोचल हो गए ये लोग। आप खुद ही तो कहा करते हैं कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, तो इत्तेफाक से और मिलजुल कर रहना तो उनकी फितरत में ही नहीं। आप देख लीजिएगा, ये ट्रैक्टर 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। मैं उसे 1 मिनट नहीं चलता हुआ बर्दाश्त कर सकता। बुराई का खात्मा जड़ पे ही कर देना चाहिए। इतना जब सर उठा लेता ना, फिर उसे दफन करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या सोचा आप? नहीं हूँ। एक सवाल एक इनाम। सोया सुप्रीम बंदगी क्विज में आपके लिए बंदगी क्विज और किस नंबर लिखना मत भूलिएगा। न जाने कहाँ रह गए ये लोग, कितना ही वक्त हो गया है। अल्लाह खैर करे। मोटरसाइकिल पे गए हुए लड़कों को भी 2 घंटे हो गए। अल्लाह खैर करे। तो चाचा जी आजकल तो वैगनें और बसें भी अंधेरी की तरह चलती हैं। एक मोटरसाइकिल आ तो रही है, मुझे लगता तो अकमली है। क्या बात है पुत्र, अकेले ही आ रहे हो? शरीफ किधर है और ट्रैक्टर? शरीफ को तो मैं अस्पताल छोड़ कर आया। क्या हुआ है मेरे बेटे को? अल्लाह खैर करे। वो ठीक है चाचा,
उसे मैं तीसरे नजीरे के पास छोड़कर आया, वो दोनों जख्मी हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया था ट्रैक्टर का? अल्लाह खैर करे। तो फिर? वो कुछ लोग उन्हें जबरदस्ती रोककर वीराने में ले गए, ट्रैक्टर को आग लगा दी और उन्हें जख्मी करके खेतों में डाल दिया। ट्रैक्टर का तो कख नहीं बचा। ओ मेरे खुदाया, अल्लाह खैर करे। कौन थे वो लोग? पता नहीं अब्बा कौन। ये कैसे हो सकता है? दिन दहाड़े चलती सड़क पे वारदात हो और किसी को पता ही ना चले। खत में तो यही लिखा है, ये लो तुम खुद पढ़ लो। मुझसे लिखवा लो। ये शरारत तुम्हारे गांव के चौधरियों की है। हो सकता है, लेकिन जख्मियों का बयान है कि हमला करने वाले कुछ अजनबी लोग थे। तो किराए के बदमाश होंगे। लगता तो मुझे भी यही है, बल्कि यही हुआ होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चौधरियों को क्या तकलीफ है? अल्लाह नबी वारिस, मुलाजम मालिक की बराबरी करने लगे, उसी तरह रहने और बनने लगे तो मालिक की दुम पर तो पांव आएगा ही। अल्लाह ताला एक वक्त पर दौलत और ज़र्फ हर एक को नहीं देते। अकमल ने लिखा है कि अब्बा बहुत परेशान है। बरादरी के कुछ लोग उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब तो कुछ लोगों ने रकम की वापसी का तकाजा भी शुरू कर दिया। कैसे पैसे? ट्रैक्टर के। ट्रैक्टर 10 लोगों ने मिलकर खरीदा था। ज्यादा पैसे तो हमारे थे, लेकिन यार बहुत घटिया बात है। नफा नुकसान तो सबका साझा होता है। अकमल ने लिखा है कि चौधरियों के लोग उन्हें हलाशेरी दे रहे हैं। तो फिर तुमने क्या सोचा? मैं तो अब्बे को लिख दूंगा कि वो दिल मैला ना करे, ऐसे लोगों के पैसे उनके मुंह पर दे मारे। कुछ पैसे मेरे पास पड़े हैं और कुछ मैं दानियाल साहब से लेकर उन्हें भिजवा दूंगा। बहरहाल ट्रैक्टर तो हम जरूर खरीदेंगे। फर्ज करो कि फिर वो कोई हरकत कर देते हैं। तुम कह रहे थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ये तो है। एक बात और लिख दो, ट्रैक्टर खरीदने से पहले इंश्योरेंस करवाएं और पुलिस वालों को इत्तला करें। पुलिस? गांव का थानेदार तो उनके इशारों पर नाचता है। सारे पुलिस वाले बेईमान नहीं होते। उससे ऊपर किसी से बात करो, उनको सब कुछ समझाओ। इसके लिए तो मुझे खुद पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो तुम जा तो रहे थे साजिद को साथ लेके? हाँ, उसके कागजात का चक्कर पड़ा हुआ है। दानियाल साहब कोशिश कर रहे हैं कि उसका कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि वो दोबारा काम पर आ सके। यार ये कमाल के आदमी है तुम्हारे दानियाल साहब। वाह वाह।